नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा। दोस्तों, लॉकडाउन के वक्त में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑफलाइन बाजार हुआ करता था, वो मार्केट जिसमें आप लोग जा करके खरीदारी करते थे, वो ठंडा पड़ गया है और बंद हो गया है। काफी सारी कमोडिटीज जो कि एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आती हैं, उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि ऑनलाइन ये बाजार है, उसमें भी सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज को ही अलाउ किया जा रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज ही डिलीवर की जाएं। ऐसे सिचुएशन में काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज के इस विषय में विधि मंच के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बिजनेस ऑनलाइन कैसे बढ़ सकता है, क्या कंप्लायंसेस चाहिए होते हैं और गुड्स और सर्विसेज में किस तरीके से आपको ऑनलाइन बिजनेस की ओर बढ़ने में सहायता मिल सकती है। दोस्तों, उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं अपने बहुत ही खास पैनलिस्ट को, जो कि हैं डॉक्टर ऋषिश मिश्रा, जो कि प्रोफेसर हैं IIIT इलाहाबाद में, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नुपुर अग्रवाल जी हैं, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लखनऊ में प्रैक्टिस करती हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऋषिश जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से कोई भी सेक्टर ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में समर्थ हो सकता है। दूसरी तरफ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जाने में क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स इन्वॉल्व होंगे। देखिए निशांत जी, मैं मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूं और क्योंकि हम लोग बिजनेस में कंटिन्यूअस रिसर्च करते रहते हैं, तो अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी कि फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने हिंदुस्तान में 9.9% शेयर जियो के खरीदे हैं जी। और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोकल किराना शॉप्स को अब व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं। जी। तो ये इस बात का संकेत है कि फ्यूचर तो ऑटोमेटेड ही है। रिसर्च में यही बात चल रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऑटोमेटेड करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। जी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी किराना शॉप्स जो वेंडर्स हैं, उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। जी। इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जो कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एटसेट्रा, ये लोकल वेंडर्स के साथ अपना कोलैबोरेशन भी करते हैं। तो उसके थ्रू एक अच्छा स्टार्टअप इनिशिएट हो सकता है और जी। इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, ये हम सब जानते हैं। नुपुर जी, आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑनलाइन जो बिजनेस है हमारा, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, एंड अभी भी हमारे गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, जो अमेजोन है, जो फ्लिपकार्ट है, जो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, उनको गवर्नमेंट ने ये हम लोग को छूट दी हुई है कि वो लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, रादर दैन जो लोग अपनी शॉप ओन करे बैठे हैं, जो लोग जिनकी एक प्रॉपर शॉप है, वो लोग अपना बिजनेस अभी नहीं चला सकते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कहीं ना कहीं उसको फायदा भी मिल रहा है और उसको हम लोग बेटर और ज्यादा इंक्रीज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस के बहुत सारे मेरिट्स हो सकते हैं, जैसे कि बेटर रीच हो सकती है, मतलब हम सिर्फ एक लोकेलिटी को नहीं मतलब एक लोकेलिटी को नहीं टारगेट कर सकते, बल्कि हम पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हैं, और जब हमारा इंडिया में इंक्रीज हो जाएगा तो हम पूरे वर्ल्ड को भी इवन टारगेट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन बिजनेस का ये एडवांटेज है। दूसरा ये एडवांटेज है कि कॉस्ट जो हमारी कटिंग होगी, जैसे हमें शॉप में रेंट उसका पेमेंट करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट करना पड़ता है, हमें सैलरीड एम्प्लॉयज की देनी पड़ती है, तो वो सब भी हमें ऑनलाइन बिजनेस में नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद सिस्टम ऑलरेडी ऑटोमेटेड है हमारे पास 24/7 अवेलेबिलिटी हो सकती है। मतलब ऑनलाइन बिजनेस में जैसे अगर कोई इम्पल्सिव बाइंग होती है, जैसे लोग क्या करते हैं, जो मेनली जो सैलरी क्लास है, दे आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर्स, मतलब उस टाइम पे जब 9 से 9 तक की हमारी शॉप खुली होती है, उस टाइम पे वो लोग परचेजिंग नहीं करते हैं, रात में वो परचेजिंग करते हैं रात में जब उनके पास फ्री टाइम होता है। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रात में भी अगर आप बैठे हैं 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी अगर आप चाहें, आप उतने बजे भी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये एक और ज्यादा बेनिफिट है जिससे हमारा ऑनलाइन बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर सकता है। दूसरा ये है कि हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, मतलब जरूरी नहीं है कि हर समय ओनर के साथ ही इंटरैक्ट किया जाए। हमारे पास
सारे चैट्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास मैसेजेस के थ्रू अवेलेबल होते हैं, तो उससे हमारी चैटिंग भी हो जाती है। एंड आजकल एक और प्रॉब्लम है जो ऑफलाइन बिजनेस में देखी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई मॉल जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पीपल अप्रोच अस कि आप मैम ये खरीद लीजिए, आप मैम वो खरीद लीजिए। बट ऐसा कब कुछ कस्टमर्स होते हैं वो मतलब दे डोंट प्रेफर कि हमें कुछ कहा जाए, हम लोग जो बाय करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो वो एक बिजनेस में जब हम ऑनलाइन पोर्टल को लेके जाते हैं तो वो सब चीजें वहां पे नहीं रहेंगी। एंड काफी जी सारे डिसएडवांटेजेस जो थे, मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस के डिसएडवांटेजेस जैसे थे, जैसे कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, जैसे हमारे पास जो कस्टमर जो हमारा मार्केट तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, और मतलब एक और डिसएडवांटेज था कि हम जो कस्टमर्स थे वो प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं कर सकते थे। बट ये सब डिसएडवांटेजेस भी आज एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिकॉज जैसे कि हमारे पास जियो आ गया है, तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं कर सकते थे, उसके लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं कि यू कैन ट्राई बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनीज ने इसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ने लॉन्च करी है। तो इससे भी हमारे जो डिसएडवांटेजेस भी थे वो भी हम इस समय ऑनलाइन मतलब एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द इमर्जिंग बिजनेस एंड स्मॉल एंड नुपुर जी, ऑल्सो। आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि जो बर्डन होता था, जो इनिशियल कैपिटल्स इन्वेस्ट करने पड़ते थे एक ऑफलाइन बिजनेस में, कि आप शॉप ले रहे हैं, कई दफा उसकी पगड़ी देते हैं या फिर सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी एम्प्लॉयज आपको रखने पड़ते हैं। इन सारी चीजों से बचने के बाद यानी कि घर में बैठा वो व्यक्ति भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जो शायद कभी बिजनेस को सोचा भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं एक सोल पर्सन की बात करूं, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को अगर हमें रजिस्टर करना है और ऑनलाइन बिजनेस में लेके जाना है, तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है? एक अगर हमें एक सिंगल पर्सन, मतलब वो किसी के साथ ओनरशिप नहीं करना, अपनी शेयर करना चाहता, अपने प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहता है, और सिंपली खुद ही घर में बैठे अगर वो अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, तो बहुत ही सिंपल सा उसको अगर उसको एक अकाउंट खुलवाना होगा, करंट अकाउंट, और जिसके लिए उसको एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। एक रजिस्ट्रेशन उसको एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जरूर चाहिए होगा। तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले, और या तो वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा ले, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, और उसको आराम से 15 दिन में वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, एंड देन वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकता है। ठीक है ऋषिश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे मैं एज अ लॉयर या फिर एज अ कंज्यूमर, मैं दो चीजें बेसिकली खरीदता हूँ, या तो गुड्स खरीदूंगा या सर्विसेज खरीदूंगा। आपके अकॉर्डिंगली कितना चैलेंजिंग है आज के समय में सर्विसेज को बेचना, जहां जब हम गुड्स की बात करते हैं तो उसमें है कि आप पहले उस गुड्स को यूज कर लें या उस गुड्स को देख लें ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन हम सर्विसेज पे कैसे ट्रस्ट करें? देखिए, सर्विसेज के मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने आप को एडवर्टाइज कैसे करेंगे। आप घर घर जाके तो नहीं बोल सकते कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आप सर्विसेज में इतना ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं है कि आप न्यूज चैनल्स और टीवीज में एडवर्टीजमेंट दे सकें। तो ऑनलाइन माध्यम एक अच्छा पोर्टल है जहां पर अपने आप सर्विसेज को आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब चूंकि मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं जहां पे हम लोग सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च में तो सिर्फ सर्विसेज ही हैं, प्रोडक्ट तो कुछ होता नहीं हमारा। तो हमें जो है 2-2 लाख 5-5 लाख के प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो सर्विसेज के बेस पे ही मिलते हैं। और जो इतना चैलेंजिंग जितना लगता है उतना होता नहीं है। देखिए, ऑनलाइन जानने में एक फायदा ये है कि आप अपनी सर्विसेज को 24 आवर सेल कर सकते हैं। आपका कोई वर्किंग आवर्स नहीं कि भाई 5 बजे के बाद हमारा जो है ऑफिस बंद हो जाता है, आप कल आइएगा। हाँ जी, 24/7 है। दूसरा, आप कस्टमर्स का इंस्टेंट फीडबैक ले सकते हैं कि भाई आपको हमारी सर्विसेज में क्या कमी लगी। अगर किसी कस्टमर को कमी लगी है तो वो हो सकता है कभी कभी नाराज हो जाते हैं, तो वापस नहीं आते हैं, उल्टा इसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं कि वो जाके लोगों को बताते हैं कि भाई उनका अच्छा नहीं था। लेकिन ऑनलाइन में ये है कि आप इंस्टेंटली फीडबैक ले सकते हैं और अपनी कमियों को सुधार सकते हैं जी। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं सर्विसेज के लिए। और मुझे लगता है कि जितना प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफलाइन मार्केट में और गुड्स में प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सर्विसेज में बहुत कम है। मैं खुद एक 5 लाख के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पब्लिकेशन की वजह से मिला है, और मैंने उसका प्रमोशन भी नहीं किया, उसने गूगल स्कॉलर के थ्रू सर्च किया।
तो ये पूरा नेटवर्क जो है ये अपने आप में एक सर्कल है जो काम करता है। बस आपको एक बार इसको समझने की जरूरत है और इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। और जी जितना कठिन ये लगता है उतना है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप चलाने की क्लासेस हम लोगों ने कभी कहीं नहीं करी, लेकिन सब आज उसमें मास्टर हैं। तो एक बार आप उसमें उतर आते हैं तो आपको सब अपने आप आ जाता है। जी, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो ऑनलाइन मार्केट है वो यूथ का मार्केट है। तो जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट में पिछले 20, 30, 40 सालों से जुड़े हुए हैं, जिनकी एज ही 60 साल से ऊपर है या 50 के ऊपर है, जो कभी इंटरनेट से उतना वाकिफ नहीं हुए, वो उसको कैसे यूज करें? क्या उनके लिए वो चैलेंज नहीं है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज? बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली 50 साल से बिजनेस करते आए हैं ऑफलाइन। उनको अपने ऑफलाइन कस्टमर्स पे ज्यादा भरोसा है बजाय ऑनलाइन कस्टमर्स के, नो हाँ डाउट। जी, हाँ जी। अच्छा, तो एक सवाल ऋषिश जी आपसे और मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोकल वेंडर्स हैं, जैसे कि आपने अपने स्टार्टिंग में भी बताया कि लोकल वेंडर्स को भी अब ऑनलाइन जाने का रुख देखना चाहिए, वो भी अब सोचें इस चीज को लेकर के। और मार्क जकरबर्ग भी इस चीज को लेकर के इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को या लोकल वेंडर्स को यूनियन फॉर्म कर लेना चाहिए? क्या इस तरीके से पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जाए कि जो लोकल वेंडर्स हैं वो भी ऑनलाइन आ जाएं? जैसे ग्रोफर्स आया, ग्रोफर्स जब सब्जी लेकर के आ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो बिग बाजार से ना लेकर के किसी मंडी से लेता होगा। बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में क्या हम डायरेक्टली वेंडर्स को लाएंगे या इनडायरेक्टली लाएंगे, या आपके अनुसार क्या बेहतर तरीका हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, दोनों का इसमें बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। उनकी जो पॉलिसीज हैं, जब से उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस का ऑप्शन रखा है, तब से एफडीआई का रुख हिंदुस्तान में ज्यादा हुआ है। अब लोकल वेंडर्स के लिए इतना कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन या कोलैबोरेशन की बात आती है तो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जा रहा है, जो जियो मार्ट जिसका नाम है, फेसबुक और जियो जिन्होंने जो है कोलैबोरेशन किया है, उन्होंने जियो मार्ट नाम दिया है इसका। तो जियो मार्ट अपने स्तर पे लोकल वेंडर्स से खुद कांटेक्ट करेंगे। जैसे आपको याद होगा, नोटबंदी के टाइम पेटीएम ने एक एक दुकान वाले के पास जाकर के अपना ऑफर दिया था, और मैंने देखा था कि फल खरीदने वाला भी वो लोगो रखे हुए था पेटीएम का कि आप इससे कर सकते हैं। तो फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले उनके पास नहीं गए, वो खुद ढूंढते हुए उनको आए हैं। क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज पे हिंदुस्तान जैसे बड़ी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना मार्केट बनाइए, क्योंकि लोकल वेंडर जो ऑलरेडी बेच रहा है वो क्यों आपकी ओर मूव करेगा। तो इसमें लोकल वेंडर्स को फायदा ये है कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल भी रहेगा। इसीलिए 9.9% शेयर फेसबुक ने खरीदे हैं, 50% नहीं खरीदे, ठीक है, पूरा कैप्चर न कर ले जी। और गवर्नमेंट भी इसलिए इनिशियल में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है। और मेरे ख्याल से जितना सेल वॉल्यूम ऑनलाइन आने के बाद बढ़ेगी, ऑफलाइन में उतना मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो लॉकडाउन है ये अभी चलना है पूरे 6 महीने तक, थोड़ा थोड़ा करते हुए। जोन्स में भले हमने डिवाइड कर दिया है, लेकिन मार्केट ओपन इतना जल्दी नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट ने भी देखिए ऑनलाइन पर ट्रेडिंग को अलाउ किया है, एसेंशियल्स में आप ऑनलाइन ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई है, पर ऑफलाइन मार्केट्स आज भी बंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर है कि हम नुपुर जी, नुपुर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक बार जब लोकल वेंडर हो चाहे वो बड़ा वेंडर हो, टैक्स एक बहुत बड़ी चीज होती है जो उसको तनाव देती है, दिमाग पे नसें फूल आती हैं माथे की जब टैक्स की बात होती है। आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सलाह देंगी? क्या कुछ अगर हम ऑनलाइन आएंगे तो टैक्स लायबिलिटीज कुछ फर्क कर जाएंगी, कुछ अलग होगा ऐसा, या फिर जो नॉर्मल टैक्स स्लैब्स हैं हम उसमें आएंगे? इस पे थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें तो। ओके, जहाँ तक टैक्स की बात आती है तो हमारे कंट्री में देखिए 2 तरह का टैक्स सिस्टम है। एक हमारा डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि इनकम टैक्स एक्ट है, और एक हमारा दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर हम पहले जाते हैं इनकम टैक्स की तरफ, तो इनकम टैक्स में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी कि जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है उस पर स्पेसिफिकली कोई टैक्स नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल एक इंडिविजुअल टैक्स किया जा रहा था, जैसे स्मॉल बिजनेसेस टैक्स किए जा रहे थे, जैसे 44 AD में अगर 8% पे प्रॉफिट दिखा के हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे, जैसे नॉर्मल बिजनेस टैक्स कर रहा था अपना, उसी तरह से इनकम टैक्स में हम टैक्सेशन पे कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब एडिशनल बर्डन नहीं है जो कि हम कहेंगे एक लोकल वेंडर पे आ जाएगा अगर वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाएगा।
एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, तो जीएसटी के केस में अगर हम अपना बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो हाँ जरूरी है कि अगर हम अपनी इनवॉइसेस जो है वो ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको वहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक टैक्स रेट है वो टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत है। उसके अलावा भी अगर हम Amazon वगैरह से सपोज काम कर रहे हैं, Amazon है, फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर हम उसके साथ कोऑपरेट मतलब अगर हम उसके साथ एसोसिएट बन के काम कर रहे हैं तो एक हमारा अलग टैक्स सिस्टम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वालों के लिए कि उनको 1% टीसीएस डिडक्ट करके और पेमेंट करना होता है। मतलब जो भी कमीशन किसी पर्सन का बनता है तो जो फ्लिपकार्ट है या Amazon है या कोई भी मिंत्रा है, पेटीएम है, कोई भी अगर आपको पेमेंट करेगा तो वो 1% टीसीएस डिडक्ट कर लेगा एंड देन आपको पेमेंट करेगा। तो 1% इज ऑल्सो बहुत ज्यादा नहीं है कि हम कहें कि ऑनलाइन बिजनेस में आप ना जाइए या आप ऑफलाइन बिजनेस में ही रहिए। तो ऑनलाइन बिजनेस का ऐसे बहुत ज्यादा ह्यूज बर्डन कुछ भी नहीं है। जैसे टैक्स हो रही है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज वैसे ही टैक्स होंगी सर्विसेज पे। अगर ऑनलाइन आपका मतलब ऑफलाइन में आपका 18% चार्ज तो ऑनलाइन में भी आप 18% ही चार्ज करेंगे। देयर इज नो एडिशनल सच बर्डन इफ यू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। जी जी ऋषि जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग पढ़ते थे इतिहास में भी कि मीना मार्केट बहुत एक फेमस मार्केट हुआ करती थी मुगलिया समय में। उससे पहले भी राजपूताना समय में भी हमने देखा कि चाहे वो भानगढ़ का किला हो या फिर बहुत बड़े बड़े जो किले हुआ करते थे, फोर्ट्स हुआ करते हैं, उसमें सेपरेट मार्केट लगा करता था। बाजारों का जो एक चलन हमारे देश में हमेशा से रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा ट्रेड सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है। वहीं आज के समय में देख लें तो बुद्ध बाजार के नाम से, कटरा के नाम से, चौक के नाम से बहुत सारे मार्केट अलग अलग शहरों में हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ट्रेड सिस्टम पे दिक्कत आएगी या फिर जो एक आम नागरिक जिस तरीके से बाजार में जाकर के सस्ती चप्पल खरीदने या सस्ते कपड़े खरीदने के लिए निकलता था, वो सिस्टम क्या खत्म हो जाएगा? और ई कॉमर्स के आने से अगर हम सोचें एक बारी को ये इमेजिन करें कि ऑफलाइन मार्केट खत्म होने की कगार पे आ गया है और सुविधाओं को देखते हुए हम सब चीज ऑनलाइन लेने लगेंगे, तो ऑनलाइन मोनोपोलिस्टिक सिस्टम क्या नहीं बन जाएगा? क्योंकि ऑनलाइन आप एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस ओनर से बात कर पा रहा है, वो एक यूनियन बना करके सेट डिस्काउंट्स दे सकते हैं कि सिंगल डिस्काउंट सब लोग दे दिए। ऑफलाइन में ये चीज नहीं हो सकता था कि अगर कोई इंसान 50 किलोमीटर दूर मार्केट है, उसने कोई डिस्काउंट तय किया है तो जो 100 किलोमीटर दूर उससे है वो अलग डिस्काउंट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ऑनलाइन मार्केट से, लेकिन जो ऑफलाइन का मजा है वो खत्म हो रहा है? नहीं, देखिए निशांत जी, ऑफलाइन मार्केट हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली है जी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कंपटीशन ऑनलाइन मार्केट से है, उनको ऑनलाइन मार्केटिंग को कंपटीशन बनाने के बजाय उनसे कोलैबोरेशन करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना ऑफलाइन वाला बंद कर देंगे। नहीं, आप दोनों ऑन रखिए। अमीनाबाद की बहुत सारी दुकानें मैं ऐसी जानता हूं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं और इन्होंने स्नैपडील के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है कपड़े बेचने का। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपना दुकान जो है बंद कर दीजिए, शटर गिरा दीजिए और सब कुछ ऑनलाइन बेचिए, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन में, और दूसरी रही बात आपकी जो है डिस्काउंट और जो है यूनियंस के लेकर की, तो देखिए ऑनलाइन हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हर कंपनी यहाँ पे आना चाहती है। यहाँ पे जो है फॉर्च्यूनर से लेकर के जो है नैनो तक सब बिकती है जी, और लोग खरीदते हैं। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है। और रही बात डिस्काउंट की, तो 2 दुकान वाले, 4 दुकान वाले, चाहे 10 दुकान वाले आपस में बात कर लें, चाहे सेम डिस्काउंट प्राइस दे लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेट बेनिफिट तो कस्टमर को मिल रहा है। और यही ऑनलाइन मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है। देखिए ऑफलाइन मार्केट में जो छोटा कस्टमर है, जो मिडिल क्लास का कस्टमर है या जो गांव का कस्टमर है, वो प्राइस पूछने में एक बार हिचकिचाता है, डरता है कि बहुत महंगा बता देगा तो कैसे लेंगे, या बड़ी आलीशान दुकान में जाने से डरता है कि इसमें तो वहां तो जूते भी एसी में बेचे जाते हैं, ऐसी दुकानों में जाने से वो डरते हैं। ऑनलाइन मार्केट में उनके पास ऑप्शन है कि वो प्राइस को इंस्टेंट कंपेयर कर सकते हैं, आपके जो बजट का है वो आप लीजिए। ऑनलाइन मार्केट में आपको ये भी बताता है कि फला वेंडर इसी प्रोडक्ट को इतने कम रेट में बेच रहा है, तो आपके पास इंस्टेंट ऑप्शन है कि आप लोएस्ट प्राइस पे जा सकते हैं। ऑनलाइन में आप इंस्टेंट नीचे कमेंट्स देख सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी या बेकार थी, इसको रेटिंग कितनी मिली है। तो ये सारा अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर्स को जा रहा है।
इसलिए ऑनलाइन में प्रेशर ये भी है कि अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे तो आपके फीडबैक और आपकी स्टार रेटिंग, कमेंट्स आपको इस मार्केट से बाहर कर देंगे। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस कंपैरिजन सबसे अच्छा है कि कस्टमर्स के लिए प्राइस कंपैरिजन है। वो 4 दुकानें जाए, पेट्रोल खर्च करे, मेहनत लगाए, टाइम लगाए, उससे बेहतर वो ऑनलाइन कंपैरिजन कर लेगी भाई सबसे सस्ता क्या है। वो ऐड करके रख सकता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ खरीदूंगा सैलरी मिलने के बाद। दुकान में आप नहीं बोल सकते भैया रोक के रखना, हम अगले महीने आएंगे। बिल्कुल। तो ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे ये सब बेनिफिट्स हैं, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो। और वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो है प्रोडक्ट प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और 24 आवर हो रहा है। जी देखिए बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है कि जरूरी नहीं कि आपका जो एडवर्टीजमेंट देखे वो खरीद ही ले। ऑनलाइन टीवी पर हम लोग 100 एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडवर्टीजमेंट देखते ही मन में आ जाए चलो चलो ये प्रोडक्ट लेकर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि प्रोडक्ट अवेयरनेस बन जाती है, हमारे दिमाग में हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में है। ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में जो है इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और जैसी क्वालिटी वैसा आपका जो है आउटपुट। आप एक्टिव रहें या पैसिव रहें, आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। नुपुर जी, एक सवाल आपसे मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि कंपटीशन को आप किस तरीके से देखती हैं कि ऑनलाइन मार्केट का जो कंपटीशन है ऑफलाइन मार्केट के कंपटीशन की तुलना में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज्यादा सुविधाएं दे पाएंगे हम उनको भी जो दुकान चला रहे हैं और कंज्यूमर्स को भी? ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आएगी, बिकॉज जैसे कि रितेश जी ने कहा कि हमारे प्राइजेस जो हैं, हमारे कस्टमर रिव्यूज हैं, ये सब हम पता कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है अगर हम वो बिजनेस ऑफलाइन रहता है तो ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली उसमें इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, आप दोनों ही पैनलिस्ट से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे ले जा सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।